लिखो अन्य पिछड़ा वर्ग लिखो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, हेडिंग बनाओ। ठंडी लग रही है? हाँ, लिख नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। अरे लिखो, तुम लोग अगले साल रिजल्ट देते हैं तुम लोगों का। हाँ जाओ, अफसर अफसर बनो, कुछ मिठाई सिठाई हमको खिलाओ। हाँ क्या? अच्छा, विद्यार्थी बड़ा आराम से 1 किलो लाएगा, मिठाई खिला चला जाएगा, उसके बाद दर्शन नहीं देगा। ये नहीं कि 2-3 महीना सैलरी देते रहे सर को कि सर सैलरी आ गई है, और ट्रांसफर करके उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे भेजे कि सर सैलरी आ गई। हाँ, तब तो आपकी नौकरी पाने का हमको अलग से आनंद और आए। पढ़ाया, वो तो पढ़ाने की फीस दिया, दक्षिणा कहाँ दिया आपने? वो तो 3 सैलरी पट्टा होना चाहिए लिखित रूप से कि अगर आप जब सर्विस में जाएंगे तो 3 सैलरी, पहली 3 सैलरी आप जो है सीधे, 1 पैसा इधर उधर नहीं मतलब आप चौन्नी भी नहीं रख सकते। हाँ, ट्रांसफर चार्ज आपके पर्सनल अकाउंट से कटता है, कटे, सैलरी पूरी चाहिए है ना, बॉन्ड भरा ले तब ठीक से पढ़ाएंगे, है ना। कैसा रही वैसे? अरे लोग 10-10 लाख रिश्वत दे देते हैं पुलिस दरोगा की नौकरी के लिए, यहाँ 3 महीने की सैलरी तुमको बताई गई है। हाँ, मजा ही आ जाए, है ना। चलो लिखो, लिख चला, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस। ऐसा बच्चा, इसकी एक दास्तां है, एक कहानी है। असल में ये सबसे पहले 1953 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक आया था, जिसको काका कालेकर रिपोर्ट बोलते हैं, काका कालेकर के नाम से, उनका नाम ही था काका कालेकर। तो एक कमीशन गठित हुआ। हमारी देश की आज़ादी और हमारे देश में वर्ग जो विन्यास था, यानी हमारा देश और वर्ग विन्यास साथ साथ चलते रहे। आपने गौर किया होगा कि समय के साथ लोगों की सैलरी बदल जाती है, तकलीफें बदल जाती हैं, गरीब अमीर बन जाता है, अमीर गरीब भी बन जाता है, मतलब उतार चढ़ाव के साथ हर किसी के जीवन में कम ज़्यादा चीज़ें बदलती हैं। लेकिन हमारे देश में एक चीज़ है जो, जिसको बदलने का या तो ठीक से प्रयास नहीं हुआ, माना प्रयास हुआ भी, तो वह विन्यास से पीछा नहीं छूटा, उस वर्ग विन्यास से। जैसे देश की आज़ादी इस बात की तस्दीक है कि हमने गुलामी की जंजीर को तोड़ा है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लाए तो हमने अब तक की यात्रा में यह दावे से कह सकते हैं कि एक मजबूत संविधान जो है संविधानविदों ने दिया, जिसमें हर प्रकार का, हर तरीके का, हर व्यक्ति का, और जियो पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भारत की सिनेरियो को देखें, उसके चाहे वर्ग विन्यास को, चाहे जाति विन्यास को, चाहे धर्म विन्यास को, यानी भाषा, किसी भी आधार पर, तो सबको उस संविधान ने जबरदस्त जो है अधिकार, न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास किया। और बाकी काम जो मानव वक्त के साथ बदल सकते थे, समय के साथ परिवर्तन ले सकते थे, वह सब दिया आगे आने वाले हमारे विधायिका को, कार्यपालिका को, या यूं कहें न्यायपालिका को, कि जहां पर फ्री एंड फेयर काम करने की आवश्यकता है। यानी कि कुल मिला के जो संवैधानिक एजेंसियां हैं, उनको बहुत बड़ी ड्यूटी थी कि समय के साथ आप इसे अक्षुण्ण बनाए रखेंगे। मतलब जो जनता की ताकत है या जो लोकतंत्र के भीतर जो चीज़ें व्याप्त होंगी, उसमें अनुचित चीज़ें ना हों, है ना। कई चीज़ें बदली नहीं जा सकती। राम मनोहर लोहिया का नाम आपने सुना होगा, एक समाजवादी लीडर थे। उन्होंने कहा जाति जाति नहीं है, जाति जाति नहीं है ना। यानी कि हमारे देश में अगर आप
इसके पूरे समीकरण को उठा के देखेंगे तो भले ही जातियों के भीतर उत्थान विकास हुए, जातियों के आधार पर राजनीति हुई और वर्ग जो एक प्रकार से विन्यास है उसका अभी भी बनावट सजावट धरातल पे बाकायदा व्याप्त है, बावजूद इसके जो हम संविधान में निहित थे उसके साथ साथ हम चलते रहे। ये हमारे यहाँ के जाति समीकरण के बावजूद भी ये बहुत बड़ी जीत है हमारी, क्योंकि भारत एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी है जहाँ ईसाई रहते हैं, जहाँ मुसलमान रहते हैं, जहाँ और भी वर्ग के लोग रहते हैं एक जैसे। वहाँ वो चैलेंजेस नहीं हैं, वो चुनौतियाँ नहीं हैं। जहाँ हेट्रोजीनियस जो विजातीय समाज जिसको बोलते हैं, यूरोप के बहुत सारे देश होमोजीनियस हैं, वहाँ पे वर्ग संघर्ष उतनी बड़ी समस्या नहीं है। अब आप देखिए अमेरिका के 33 करोड़ की जनसंख्या में मुट्ठी भर काले लोग हैं। एक प्रकार से अमेरिका भी अब होमोजीनियस सोसाइटी के बजाय हेट्रोजीनियस बोलिए, एक प्रकार से प्लूरल सोसाइटी है वो भी। बराक ओबामा जैसे लोग वहाँ राष्ट्रपति भी हुए। कहने का मतलब है कि वहाँ 33 करोड़ की जनसंख्या में बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कालों की संज्ञा में, लेकिन 400 साल का इतिहास खंगाल के देखेंगे अमेरिका का तो वहाँ पर आज भी काले और गोरों का वर्ग संघर्ष चलता है और यह कभी कभी बहुत मुखर हो जाता है। यानी पूरे अमेरिका में क्या पूरी दुनिया में इस बात का संदेश चला जाता है कि अमेरिका भी वर्ग संघर्ष से बाहर नहीं है, और ये हकीकत है। वहाँ पे चाहे अफ्रीकी मूल के लोग हों या कुछ और देशों के जो वहाँ पर विजातीयता को एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि होमोजीनियस सोसाइटी तो उसको भी हम नहीं बोल सकते, उसमें उन लोगों का शामिल होना बहुत कम है, लेकिन फिर भी संघर्ष बहुत बड़ा हो जाता है। यानी आज भी काले और गोरों के बीच भेदभाव है। तो भारत तो कई तरीके से विजातीय है। भारत की विजातीयता में सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड ही नहीं है, मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर ही बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर भाषाई भी समस्या है। उत्तर दक्षिण का झगड़ा है। पूर्वोत्तर को तो हम इस नज़र से देखते हैं, हम कभी जाते ही नहीं त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर नागालैंड घूमने। जब जाएंगे गोवा जाएंगे, कहीं बंगलुरु जाएंगे, कहीं यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, मतलब घूमने जाएंगे आप बम्बई मुंबई कहीं बीच पे। आप त्रिपुरा मिजोरम मणिपुर तो जाते ही नहीं, न उसका टिकट बनवाते हैं कभी। मतलब अगर भारतीयों का सर्वे किया जाए नॉर्दर्न इंडिया के ही, तो उसमें पूर्वोत्तर जाने वाले हमको नहीं लगता कि 100 में 5 लोग भी होंगे। नौकरी कर रहे हैं, चाकरी कर रहे हैं, वो मजबूरी अलग बात है, बट ऐसे किसी पर्यटन की दृष्टि से तो पूर्वोत्तर तो एक प्रकार से ऐसा लगता है कि जैसे दूसरा एक अलग क्लास लिए हुए। तो जो हमारे यहाँ है सिर्फ रिलीजियस ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज के लेवल पे, रीजन के लेवल पे, और सबसे बड़ी समस्या तो एक और है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बोल दीजिए, लेकिन हिंदुओं के बीच में भी जाके देखेंगे तो बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी जातियां हैं। मतलब एक कम्युनिटी विशेष में, एक धर्म विशेष के लोगों के बीच भी बहुत सारे विजातीयता भरी हुई है। यानी हमारे यहाँ हेट्रोजीनियस सोसाइटी के अंदर की जो सोसाइटी है उसमें भी हेट्रोजिनिटी है। जाति के धर्म के अंदर की जो वर्ग हैं उसके अंदर की जो जातियां हैं वो तो और घातक काम कर रही हैं। ये पिछड़ा वर्ग क्या है? विदेशी है, गैर हिंदू है। ये निम्न जातियां क्या हैं? हाँ, उन्हीं हिंदू धर्म के बीच से ये क्लासिफिकेशन है ना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्लासिफिकेशन था कि नहीं उत्तर वैदिक काल में?
और वो क्लासिफिकेशन से आज भी पीछा नहीं छूटा है। आर्थिक रूप से आप कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन जाति जाति नहीं है। देश के राष्ट्रपति बन जाइए, चाहे प्रधानमंत्री बन जाइए। और आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी अपने को पिछड़ा वर्ग कहते हुए सुनते हैं, सुने हैं कि नहीं? यानी इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी पिछड़ा कह सकता है अपने को, और जबकि प्राइम मिनिस्टर का पद कितना अगड़ा होता है, क्योंकि जाति जाति नहीं है। आज भी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, लोग कह देते हैं ट्राइबल हैं, आदिवासी महिला हैं। इस तरीके के शब्दों को जब आता है कि एक महिला को लेकर के या एक वर्ग विशेष को, तो ये शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं। यानी आप संपन्नता में, पद में, कहीं पर भी पहुंच जाइए, लेकिन जाति जाति नहीं है। यह इस बात का क्या संकेत है? जब प्राइम मिनिस्टर अपने को पिछड़ा वर्ग कहते हैं तो क्या बताना चाहते हैं? एक प्राइमरी का टीचर जो 50-60 हजार पाता है, वो आर्थिक रूप से अगड़ा हो जाता है। एक प्राइम मिनिस्टर आज भी पिछड़ा क्यों है भाई? अगर कई संवैधानिक पदों पर जो जिम्मेदारियां हैं, निर्वाचन आयुक्त हो, कमीशन का चेयरमैन हो, हाँ, SC/ST का चेयरमैन हो, कमीशन का बैकवर्ड क्लास का चेयरमैन हो, मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, पार्लियामेंटियन हो, अब इससे बड़ा संपन्नता कहां से आएगा यार? बावजूद इसके अभी देखो क्लास पीछा नहीं छोड़ रहा। तो ये जो पूरा, अगर आप 75 साल की यात्रा करेंगे तो इसको जमा के रखा गया है। आर्थिक रूप से आप अगड़े हैं, लेकिन जातिगत रूप से आप पिछड़े हैं। आर्थिक रूप से आप अगड़े हैं, लेकिन आप अनुसूचित जाति हैं, जनजाति हैं, तो समाज में आपका जो एक विन्यास है उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है। यानी जाति बदली नहीं जा सकती है। इसीलिए राम मनोहर लोहिया साहब का यह कथन बड़ा सटीक है कि जाति जाति नहीं है। क्यों? आप कल सिविल सर्वेंट हो जाएं, SDM हो जाएं, तो आपके जिंदगी में बहुत सारी चीज बदल जाएगा। पावर हो जाएगा, थोड़ा मंथली पैसा मिलेगा, वो उससे आपकी जो जरूरी चीजें हैं वो पूरी होंगी। तो एक प्रकार से जिसको बोलते हैं पावर और पैसे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आपको रहना उसी क्लास में, जीना उसी जाति में। तो हमारे यहाँ जो वर्ग के बीच, या कहा जाए जैसे हिंदू धर्म है, इसके बीच में जो जातिगत बंटवारा है, जो वर्ग का अलग अलग वर्ग हैं, इसके बीच भी जो विच्छेद है, जो अलग अलग तनाव है, अलग अलग टेंशन है, वह भी आज भी चुनौतियां कहीं गई नहीं है। कम हो सकती हैं, खत्म नहीं हुई है। अभी देखिएगा 2024 का चुनाव है, जातीय समीकरण से कैसे वोट इधर उधर होते हैं। धर्म तक तो सबको समझ में आता है। धर्म तो एक मान लो, चलो बड़ी इकाई मान लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जब आप कहते हैं तो 4 आप बोल देते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी देखे होंगे, वो 4 जाति बताए, महिलाओं को, किसानों को, ऐसा बता रहे थे, है ना। तो जो मूल में है मतलब, और जहां एकता का जो मानक को तय कर सकता है, हमें शायद इसीलिए अनेकता में एकता की बात बहुत तबीयत से कही जाती है कि हम अनेक हैं बट एक हैं। यानी भारत के भू राजनीतिक क्षेत्र में हर व्यक्ति जो है भारतीयता की जमावट, उसकी कसावट, उसकी विरासत, उसकी व्यवस्था से संलग्न है। ये उसकी एकता का परिचायक है। लेकिन इस एकता के बीच में वह कुछ धर्मों के बीच में बटा है, कुछ वर्गों के बीच में बटा है, कुछ जातियों के बीच में बटा है, कुछ भाषाई रूप से बटा है, कुछ स्थानीय तौर पर, क्षेत्रीयता के तौर पर। यही उसकी अनेकता है। तो अनेकता में हम एकता हैं। और कभी कभी, अब वही कहते हैं ना कि सूत्र वाक्य है कि भाई चोट में चोट लग जाती है। आपने कभी देखे होंगे, जहां चोट लगी हो वहां चोट फिर लग जाती है।
हकीकत तो यह है कि चोट में चोट लगती नहीं है। चोट लगी है इसलिए थोड़ा सा लगते ही हमको एहसास हो जाता है। लगता तो और भी जगह है। जो उंगली चोटिल है, पैर की जो उंगली चोटिल है, राह में चलते समय उसमें जरा सा भी अगर कहीं स्पर्श छुअन हो गया तो आप दर्द से कराह जाते हैं। जबकि उसकी बगल वाली उंगली भी उतनी ही चोट खाई, लेकिन चूंकि वो स्वस्थ है तो आपको इतना एहसास नहीं होने दिया। तो हमारे यहां जो वर्ग और जाति विन्यास है, कुछ जातियां दौर के साथ ज्यादा चोटिल रही हैं, तो जब उन पे कुछ हल्का फुल्का प्रहार होता है तो वो ज्यादा पीड़ादायक हो जाती हैं। जबकि हकीकत यह है कि चाहे मुस्लिम आक्रांता आए, चाहे यूरोपीय आए, गुलाम सबको बनाया। ऐसा नहीं था कि वर्ग विन्यास के संघर्ष में, आपसी संघर्ष में हम अव्वल रहे तो हमको अंग्रेजों ने गुलाम नहीं बनाया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अगर उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी के बाद ये वर्ग क्लासिफिकेशन भारतीय इतिहास का चरित्र रहा है, तो जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, गजनवी आया, गोरी आया, पृथ्वीराज चौहान को हराया 1192 के तराइन के युद्ध में दूसरे, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सल्तनत हथिया लिया, वही गुलाम था उसका, गोरी का। और वहां से यात्रा अगर आप औरंगजेब तक देखें, जो कि 1526 में बाबर के बाद मुगल वंश आता है, तो आप वहां से पूरा परिप्रेक्ष्य को देखें और यूरोपियों का बीच में आगमन को देखें और भारत की गुलामी को देखें, तो एक भी नाम ऐसा बताइए कि जो जाति में भारत में बहुत उच्च रहा और गुलाम न रहा हो। किसी ब्राह्मण का नाम लीजिए, किसी क्षत्रिय का नाम लीजिए, किसी का भी नाम लीजिए आप। यानी कि जो भारत की व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन में जो शोषण था उसके शिकार सभी थे। लेकिन एक तरफ अंग्रेजों का शोषण, दूसरी तरफ वर्ग और जाति में बटे जातियों और वर्गों के बीच का शोषण। जैसे आप कहते हैं टैक्स पे टैक्स, वैसे शोषण पर शोषण। एक तरफ अंग्रेज शोषण कर रहा है, दूसरी तरफ जो हिंदू धर्म में जातिगत रूप से उच्च हैं वो भी निम्न जातियों के शोषण में लगे हैं। लेकिन जो समझदार लोग थे, चाहे वो राजा राम मोहन राय की बात कर लीजिए, चाहे बाल गंगाधर तिलक की बात कर लीजिए, गांधी जी की बात कर लीजिए, किसी और की भी यात्रा करते करते 47 तक आएंगे, बहुत सारे नाम हैं जिससे आप परिचित हैं, चर्चित हैं, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान है, जिसको आप अमिट कह सकते हैं। वो भी तो थे किसी वर्ग से, क्यों थे ना? यानी वर्ग संघर्ष से गुलामी के दिनों में पीछा नहीं छूटा हमारा। जाति जाति नहीं है। शेर एक बैल को खा रहा है लेकिन दूसरा बैल से दुश्मनी है, वहां वो भी उस बैल के साथ दुश्मनी भी निभा रहा है, जबकि दोनों खतरे में। तो आप जरा सोचिए कि जो जब आजादी भी मिली तो सब आजाद हुए एक साथ, लेकिन वर्ग के बीच में, जाति के बीच में जो जातीयता थी, जो जातीयता की कमजोरी थी, जो प्रभुत्व था, वो कम ज्यादा कायम ही रहा। और आज प्राइम मिनिस्टर को भी कहना पड़ता है कि मैं पिछड़ी जाति से। ये किस बात का संकेत है? देश का प्राइम मिनिस्टर भी पिछड़ा हो सकता है, देश के राष्ट्रपति भी ऐसे पदों पे होकर के भी क्या अपने को सिर्फ उस जाति विशेष से जोड़ा जा सकता है? क्यों?
ये क्या है? ये हमारे जड़ में समाई हुई व्यवस्था ही तो है भाई। मैं टीचर हूं, मेरा नाम डॉक्टर सुशील कुमार सिंह है, और मैं अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को बड़ा कमजोर दीनहीन सिद्ध करूं, वर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्थिकता, या जहां पर जैसे हमारी सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोट टाई लगाए हैं, बढ़िया से बात करते हैं, 100 लोग 200 लोग आपकी बात सुनते हैं, हजारों लोग आपके बात सुन चुके हैं, सैकड़ों अफसर हो चुके हैं, अब आपको मलाल क्यों है भाई? समाज ने तो, संविधान ने तो आपको ताकत दे दिया ना, अब क्यों मलाल? जिसको मलाल नहीं करना चाहिए वो भी मलाल में फंसा हुआ है। ये हमारी जात, हमारे देश के वर्ग और जाति व्यवस्था का ही निरूपण है, जो जड़ में घुसी हुई है। जो आईएएस ऑफिसर है, चाहे जिस वर्ग से हो, चाहे दलित वर्ग से हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, अब तो शिकायत बंद करो। आपको तो मिल गया ना। अगर आप शिकायत को कम करते जाएंगे तो एकदम शिकायत कम हो जाएगी ना। यानी जो लोग अव्वल है सोसाइटी, वो भी वही शिकायत कर रहे हैं, और जो लोग दीनहीन अवस्था में हैं उनकी शिकायत तो चलो समझ में आती है। आप क्यों शिकायत कर रहे हैं भाई? इस देश का हर टीचर ब्राह्मण है, यह भावना क्यों नहीं? अगर ब्राह्मण ही आप समझना चाहते हैं तो, हाँ, इस देश का प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, अब आप ताकतवर हैं, अब आप अपने समाज का रोना मत रोइए। नीतियां बनाइए, उपयोजनाएं बनाइए, सबको अवसर दीजिए, और संविधान सबको अवसर देता ही है। गांधी जी जातियों को इकट्ठा किया। भाई भारतीय राष्ट्रीय दांडी मार्च में गांधी अकेले चले थे क्या? उनके पीछे जो सैलाब था वो एक जाति वर्ग का था क्या? आजादी केवल गांधी जी खोज रहे थे क्या, कि हम आजाद हो जाएं, बाकी सब गुलाम रहे? गांधी जी की आजादी में सबका हिस्सा था। दांडी मार्च में नमक कानून टूटा, सबको नमक मिलना था। एक सड़क बनती है तो सब अपना, चाहे पैदल चलने वाला, चाहे साइकिल चलाने हो, चाहे कार चलाने, सबको अधिकार होता है। और शहर में जब ड्रेनेज सिस्टम भ्रष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, शहर डूबता है, तो महल भी डूबता है, झोपड़ी भी बह जाती है। तो जो सार्वजनिक है, जो सबके लिए है, जिनमें सबका हित है, उसमें क्या अगड़ा क्या पिछड़ा यार? तो आजादी की लड़ाई तो सबकी थी, फिर उसमें वर्ग और जाति संघर्ष को क्यों समेटना? गांधी जी जानते थे इस कमजोरी को, इसीलिए तो नाली साफ करते थे, इसीलिए तो लोगों के लिए उस स्तर पर जाके बात कर, क्योंकि आपको यह बताना पड़ेगा कि हमारे अंदर कोई दुराह नहीं है यार। गांधी को तो गले लगाने, गांधी किसी को भी गले लगाने के लिए उनके हाथ हमेशा खुले थे। पूना पैक्ट में जाके देखिए अंबेडकर साहब के साथ जो समझौता हुआ, अगर आप इसी संघर्ष को बहुत तूल दे देते, गांधी भी इगोइस्ट हो जाते, और अंबेडकर और गांधी के बीच का संघर्ष जारी रहता, तो भारत के भीतर कई भारत बन रहे होते, गुलाम भारत में ही, और भारत के भीतर कई भारत थे। इस सत्य को समझ लीजिएगा। भारत आजाद कौन सा भारत होता मालूम नहीं, लेकिन 15 अगस्त 1947 के पहले भारत के भीतर कई भारत थे। वर्ग में बटा भारत था, जाति में बटा भारत था, रियासत में बटा भारत था, संघर्षों में बटा भारत था, भारत के भीतर भारत था, ब्राह्मणों के बीच भारत था, हिंदुओं के बीच भारत था, क्षत्रियों के बीच भारत था, निम्न जातियों के बीच भारत था, सबका अपना अपना भारत था, और सब अपने अपने भारत की कम ज्यादा चिंता में लगे थे। किसी को लगता था आजादी मिलेगा तो हमको क्या मिलेगा, सब अपना अपना भारत खोज रहे थे। लेकिन गांधी जी को पता था कि ये जो है ना, ये थोड़े से मूर्ख हैं, ये
सब अपने अपने हितों की चिंता में लगे हुए हैं, जबकि हकीकत है कि हमारी लड़ाई अंग्रेजों से है, आपसी तो है ही नहीं। दुश्मन सड़क पर तोप लेके खड़ा है और हम मियां बीबी में ही लड़ रहे हैं, भाई भाई में ही लड़ रहे हैं, जबकि हकीकत है कि एकजुट होकर उस तोप का मुंह फेर सकते हैं। इसीलिए गांधी ने वर्ग और जाति संघर्ष पर एक प्रकार से कहा जाए कि नया संघर्ष पैदा किया कि गधों हटो, जुटो और अंग्रेज हमारा दुश्मन है। अंबेडकर को भी पुनः पढ़िए ना, हाँ, हर क्यों शर्त मानी जाती है? अरे ठीक है यार, तुम चलो बैठो अगली सीट पे, क्या दिक्कत है हमको? भाई मेरा भाई मेरे जमीन जायदाद के लिए लड़ रहा है, हमने ठीक है आप ही ले लो आधा इसमें से ज्यादा। भाई हम बाहर तो कह ही देंगे कि हमारे पिताजी की जमीन है इतनी है, अपने भाई की जमीन क्यों बताएंगे? हम अपने पिताजी का नाम ले लेंगे, सारी जमीन सब उन्हीं की थी। हम तो बता देंगे कि हम तो भारत के हैं। हम क्यों बताएं हम किस जाति के हैं? हम क्यों बताएं हम वर्ग के? हम ये क्यों बताएं कि हम दक्षिण के हैं, उत्तर के हैं, पूर्वोत्तर के हैं? हम इंडिया के हैं। अब तो सलूशन मिल जाएगा ना। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री भारत के हैं ना। कोई कहता है जब पश्चिम बंगाल में जा रहे थे मोदी जी तो ममता बनर्जी बोली गुजराती हूं फलाना ढिमका, या हम ममता बनर्जी को बंगाली ही मान ले केवल। तो आप गौर करिए ना कि भारत के भीतर भी तो कई भारत आज भी निवास करते हैं, सब अपना अपना भारत बचा रहे हैं। तो कुछ चीज बेटा जाति नहीं है, जाति जाति नहीं है। बैकवर्ड क्लासेस वो हैं जो मुख्य धारा में तो थे लेकिन समय के साथ पिछड़ गए। क्यों? सामाजिक रूप से। जातिगत क्या दिक्कत है भाई? बैकवर्ड होना कौन सा अभिशाप है? लेकिन अगर शैक्षणिक आर्थिक ये सब में बढ़ावा मिल जाए तो क्या दिक्कत है? आगे चल के आप देखिए, इतना तो छोड़ दीजिए, जो 1947 की आजादी के बाद मुख्य धारा की जातियां थीं लेकिन समाज में उनको वंचन का शिकार होना पड़ा, उनके लिए आपने अलग से सोचा। कुछ जातियां थी जो मुख्य धारा में थीं लेकिन किसी कारण से पिछड़ गईं, उनके लिए काका कालेकर की 1953 की रिपोर्ट पढ़ेंगे, फिर बिंदुश्री प्रसाद मंडल की जो मंडल कमीशन जिसके आधार पर आरक्षण है, इन सबको आर्टिकल 340 में देखेंगे तो पिछड़ा आयोग वगैरह की चर्चा मिलेगी जिसकी यात्रा हमें करनी है। अब तो ये सबको अनुकूलन स्थापित करने का प्रयास हुआ। लेकिन जरा आप कल्पना करके देखिए कि जिन SC ST के लिए जो कि समाज में वंचन के शिकार रहे, बुद्धि दिमाग बल शक्ति में कोई कमी नहीं, अवसर नहीं मिला, और अब अवसर की समता आर्टिकल 16 में जाके पढ़िए, राइट टू हमारा जो इक्वलिटी में आपको अवसर की समता मिलता है आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 16(4) पढ़िए, ओबीसी को 27% आरक्षण का राइट तो वहीं से मिलता है ना। अवसर की समता। जो लोग चूक गए, जिनको अवसर नहीं मिला या जानबूझ के नहीं दिया गया, संविधान सबके लिए उतना ही संवेदनशील और उतना ही कह सकते हैं कि भावनात्मक जुड़ा हुआ था। तो आपने SC ST को रिजर्वेशन दिया, बाद में 1993 आते आते ओबीसी को रिजर्वेशन दिया 27%। और जो चीज दिमाग में नहीं थी, जो थी ही नहीं दिमाग में, कि कभी ब्राह्मण क्षत्रिय या द्विज जातियां जिसको फॉरवर्ड अगड़ा कहते हैं, वह भी वक्त के साथ ऐसा होगा कि एक दिन वो भी पिछड़ जाएगा आर्थिक रूप से। और 2019 जनवरी में आपने 10% EWS का भी रिजर्वेशन दिया। इस देश में एक संभावना को देखिए, कहां वंचित वर्ग को रिजर्वेशन दिया, SC ST को।
उनको दिया जितनी उनकी संख्या उतना रिजर्वेशन। काका कालेकर 1953 से यात्रा शुरू हुई और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल 80s के टाइम में और बीपी सिंह 90s में आते आते उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया 27%। और 1993 में पीवी नरसिम्हा राव थे, उस दौर में रिजर्वेशन एक प्रकार से एग्जीक्यूट हो गया। यानी 30 वर्ष पहले ओबीसी को रिजर्वेशन देने की प्रथा शुरू हुई 27%। 1992 की इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के उस केस को जाकर पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता और आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। 49.5% आरक्षण ओबीसी के देने के बाद फिट हो गया। लेकिन जनवरी 2019 आते आते ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन हुआ। और ईडब्ल्यूएस कौन है? जो अगड़े हैं बट वक्त के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े हो गए। यानी जब हम 47 से पहले थे तब भी हमारे यहां जाति और वर्ग थे, वंचन था, चाहे किसी की भी नीतियों कुरीतियों का नतीजा रहा हो, उनको मुख्य धारा से जोड़ने, उनकी उपादेयता को सिद्ध करने, संविधान में उनके राइट को सुरक्षित करने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन एक वर्ग और करा रहा था जो बैकवर्ड क्लासेस था, उस पर भी नजर गई और वक्त लगा, बट 93 आते आते उसको भी 27% आरक्षण दे दिया। लेकिन इस अगर 19 तक की यात्रा देखेंगे संविधान लागू होने से, तो करीब करीब आप देखें कि 70 साल की यात्रा में हमारी नीतियां, अब क्या बताएं उसको नीतियों को, भाई ऐसी नीतियां कैसे हो सकती है कि जो अमीर था वही गरीब हो जाए। 10% जो अगड़ों को आरक्षण था, वो अगर यह सरकार की सद्भावना है और वर्ग विशेष को मुख्य धारा से जो पिछड़ गए आर्थिक रूप से फिर से लाना है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यही खड़ा हो जाता है कि 70 सालों में आपने ऐसी पॉलिसी बनाई क्यों कि जो लोग अगड़े थे और आर्थिक रूप से भी मजबूत थे, वो वक्त के साथ पिछड़ कैसे गए आर्थिक रूप से। तो ये उनकी गलती नहीं है, ये सरकारों की नीतियों की गलती है। और आज भी जो सरकारें वर्ग, जाति, धर्म तो थोड़ी बड़ी इकाई हो गई, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जब सिख ईसाई बोलते हैं एक क्लासिफिकेशन अलग से मनोदशा में आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं जाति, वर्ग के भीतर की जाति, हिंदू के भीतर की जातियां, 75 सालों में अभी भी अकल ठिकाने नहीं आई। आज भी मैं फलाना में, ढिमका में, हेन तेन में लगे रहते। हम नहीं लगे रहते, हमको लगा दिया गया है। और यह फिर एक गलत नीति है सरकारों की, सत्तासीनों की यह गलत नीति है। और सत्तासीन इसी के आधार पर अपनी सत्ता, अपनी पावर को बरकरार रखते हैं। जाति हमारे जड़ में है, तना काट दीजिए, शाखाएं काट दीजिए, लेकिन जड़ से फिर शाखाएं फूट जाती हैं। और इसको खाद पानी देने में हमारे देश के राजनेता हैं। तो सबसे बड़ी जो चुनौती है वो देश में विकास की है, राष्ट्रीय एकता की है। हालांकि मैं इस बात का पूरा विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं भाई उस चीज का विरोध करने का क्या फायदा जो खत्म ही नहीं होगी। क्यों? हम उस चीज का विरोध करके क्या करेंगे? राम मनोहर लोहिया ने कहा जाति जाति नहीं है, जाति हम खत्म करके क्या करें? जाति खत्म ही नहीं होगी। बताए ना, जड़ है, जड़ में जब शामिल है तो खत्म कैसे होगी? लेकिन हमने 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय में गृह मंत्रालय की तरफ से एक सेमिनार में यही था, कास्ट एंड नेशनल इंटीग्रेशन से जुड़ा हुआ कुछ टॉपिक थे। कास्ट शब्द नहीं था, बस नेशनल इंटीग्रेशन था, मेरा टॉपिक था वो, कास्ट एंड नेशनल इंटीग्रेशन। हमने उसमें यह सिद्ध किया है उस पेपर में कि हमारे यहां राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिंबित करने में
हमारी जो जाति की विजातीयता है वो ज्यादा अहम रोल रखती है। हमें मालूम है जब ये जाएगी नहीं तो इसकी अच्छाई बताओ। भाई मुझे मालूम है कि आप डांटते ही रहते हैं, सुधरेंगे नहीं, तो मैं आपके डांट में ही अच्छे निष्कर्ष खोजूं, दिमाग को बदल सकता हूं ना मैं अपने। आपको घर वालों ने कहा मोटरसाइकिल नहीं दिया, खबरदार अगर तुमने मोटरसाइकिल छुआ तो, जब देखो मोटरसाइकिल लेके घूमता रहेगा, जब देखो मोटरसाइकिल लेके घूमता रहेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं करना। अब आपको मालूम है कि इस डांट के बाद हमको मिलेगी नहीं गाड़ी, और लेंगे तो थप्पड़ भी पड़ सकता है। तो आप इसके अच्छे निष्कर्ष से निकाल लीजिए। कहां धूल मिट्टी में घूमेंगे, पेट्रोल 1 लीटर बर्बाद करेंगे, ठीक ही तो है। इससे बढ़िया छत पे जाकर के कुछ किताब कॉपी लेके बैठ जाते हैं, धूप सेंक लेते हैं, घर में रहते हैं, आराम करते हैं। कुछ तो अच्छे निष्कर्ष निकालो, चाहे मजबूरी के ही हो। जब मालूम है कि जाति इस देश से जाएगी नहीं, तो जाति को राष्ट्रीय एकता का परिचय क्यों ना बना लिया जाए। तो हमारा पेपर ही था जाति और राष्ट्रीय एकता। एक बुक है 1998 में छपी थी वो किताब मेरे पास है, उसमें मेरा पूरा पेपर है। तो मैं इस आधार पर कह सकता हूं कि मैं इसको उस समन्वयकारी दृष्टिकोण के तहत देखता हूं। कारण यह है कि ये गई ही नहीं और जाएगी भी नहीं, और नहीं गई जाएगी नहीं, इसी का लाभ जो पावर में आने वाले लोग हैं वो कुछ तो आंख में धूल झोंकते हैं, कुछ धूल में आंख झोंकते हैं। जो जितना झोंकवा ले झोंक ले। अब हम लोगों के आंख में ही धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन कुछ लोगों का आंख ही धूल में झोंक दी जाती है, और ये काम करते हैं हमारे देश के राजनेता। और इन बात को और बढ़ चढ़ करके बढ़ाने का, लोगों तक परोसने का काम करता है आज का मीडिया। तो समय के साथ सब कुछ बदला है, लेकिन समय के साथ बुद्धि भी बदली है। तो बुद्धि का इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। जैसे घड़ी, डिटर्जेंट, केक, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो वैसे बुद्धि का इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। पढ़े लिखे होशियार अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़े, लाखों रुपए फीस दिए, लेकिन तुम्हारी आंख ही किसी ने धूल में झोंक दी, तुमको पता ही नहीं चला, या तुम्हारे आंख में धूल झोंक दी गई, तुमको पता ही नहीं चला। तो पहले बुद्धि का इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, लोगों की बातों में मत फंसो। इसलिए कहा जाता है कि मूर्ख होते हैं जो बहस करते हैं, और ज्ञानी होता है जो तर्क करता है। तो आप तर्कशील बनने का प्रयास करें, मूर्ख बहुत मिल जाएंगे रास्ते में। क्यों? अमूर्ख अभी स्ट्रेटिफिकेशन होगा, कुछ ज्यादा मूर्ख, कुछ कम मूर्ख, कुछ निम्न कोटि का मूर्ख, कुछ तर्क के आसपास खड़ा मूर्ख, और कुछ तर्कशील है। उसमें भी क्लासिफिकेशन है, कुछ ज्यादा ही तर्कशील होंगे। आपने सुकरात का नाम सुना है? सुकरात का नाम कितने लोगों ने नहीं सुना है? विजय, नाम सुना होगा सब लोगों ने। क्यों? अगर नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। वैसे नहीं सुनने पे मुझे अफसोस हो जाता कि आपने क्यों नहीं सुना अब तक। ये मैं 420 की बात बता रहा हूं, ईसवी की भी नहीं। अरस्तु, प्लेटो, इन सबका भी नाम सुने होंगे, है ना। सुकरात देखने में ना बहुत सुंदर नहीं थे। सुंदर तो छोड़ दीजिए, वो बहुत वैसे थे, मतलब कुरूप जिसको बोले, अतिशयोक्ति ना होगा। देखने में बहुत बेडौल थे, उनका मुंह, चेहरा, सर जो भी था, बहुत अच्छी पर्सनालिटी, फिजिकली देखा जाए तो अपीयरेंस नहीं था, लेकिन बुद्धि बल बहुत स्ट्रांग थी। कहानी लंबी है, लेकिन एक लहजे में बताऊं तो सुकरात की अगर बात को समझें उस नजरिए से, तो सुकरात कहते थे, सुकरात सत्ता विरोधी थे। और कभी कभी क्या होता है ना, अति बुद्धिवादी व्यक्ति जो होता है वो मौजूदा परिस्थितियों से खिन्न ही रहता है। लोग ज्यादा डायनेमिक हों, ज्यादा तर्कशील हों, ज्यादा ज्ञानवान हों,
तो लोग अपने पिता के ही कार्यों से असंतुष्ट रहते हैं, अपनी मां के ही कार्यों से असंतुष्ट रहते हैं, यानी अपने घर के ही खिलाफ रहते हैं वो। और ऐसे ही कुछ बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जैसे सुकरात जैसे लोग, जैसे मैंने बोला कि वो सत्ता विरोधी थे। वो उसका कारण था कि ज्ञानी थे, तर्कशील थे, तो ज्यादा समझौता नहीं करता ना आदमी। जब जानता है कि ये प्रत्यक्ष यही होना चाहिए और कुछ आप कर रहे हैं, तो फिर आपके विरोध ही दिखेगा उसमें। उनका कहना था, उनका एक प्रसंग के बाद ये कहना था, बट प्रसंग बताएंगे तो लंबा हो जाएगा, लेकिन यह बात से आप समझ लीजिए कि मैं अपनी कुरूपता को अपनी बुद्धि बल से ढक देता हूं। सुकरात देखने में कुरूप थे, लेकिन बुद्धि बल में बहुत मजबूत थे। तो जब वो कहीं प्रेजेंस होती थी, कहीं होते थे, तो अपनी कुरूपता को लोगों को देखने ही नहीं देते थे, क्योंकि अपने बुद्धि बल से उसको ढक देते थे। तो सौंदर्य का जो परिचायक है, आज तो सुकरात का कोई भी चित्र आप बनाना हो बना लीजिए, क्योंकि 400 BC में कौन सा कैमरा से खींचे थे पता नहीं, कितना भी कुरूप बनाना हो बना लीजिए। लेकिन इस तोड़ को कहां से, कि कितना सटीक बात है कि अपनी बुद्धि बल से अपनी कुरूपता को हम ढक लेते थे। लेकिन आज अपनी रूपता से लोग अपने बुद्धि बल को ढक रहे हैं। सोचते हैं रूपवान हैं, लंबाई अच्छी है, चेहरा अच्छा है, खूबसूरती है। उनको खुद नहीं पता, वो गलतफहमी में है, उनको आइडिया नहीं है। एक जो है सुंदर व्यक्ति उतना ही गलतफहमी में अपनी सुंदरता को लेकर है कि वक्त के साथ ये सुंदरता खत्म होगी। और तुम्हें, जब तुम सुंदर जो आज सोचते हो जब नहीं होगा, तो तुम्हें बुद्धि बल से ही ये सुंदरता बढ़ेगी। तो जवानी में तो हर कोई गदराया रहता है, लेकिन 50, 60, 70 में जब वो गदरापन नहीं रहेगा, वो खूबसूरती चेहरे पे नहीं झलकेगी, तो तुम अपने बुद्धि बल से उस कुरूपता को ढक दोगे। तो सुंदरता की अपनी एक सीमा है, लेकिन बुद्धिमत्ता की असीमित। हर साल एक मिस वर्ल्ड आती है, हर साल एक मिस यूनिवर्स आती है, लेकिन कलाम साहब युग में आते हैं। हर साल कोई कलाम नहीं आता है, हर साल कोई विवेकानंद नहीं आता, हर साल कोई गांधी नहीं आता, हर साल कोई चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं आते। लेकिन यूनिवर्स वाली सुंदरता और वर्ल्ड वाली सुंदरता हर साल परोस दी जाती है। क्या करना है इस सुंदरता का? और चलो जो सुंदर है वो आज सुंदर हैं, लेकिन कल भी सुंदर रहेंगे? नहीं। कब रहेंगे? तर्कशील रहेंगे, ज्ञानी रहेंगे। तो सुकरात जैसे लोग कुरूप थे और इस कुरूपता को अपने बुद्धि बल से ढक लेते थे। तो गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सुंदरता ठहरी हुई चीज नहीं है, रिसेगी, घिसेगी, इरोशनल प्रोसेस है इसमें। जिन हिमालयों को बहुत गुमान था, बरसों की बारिश ने उस हिमालय की चोटियों को रगड़ दिया, काट काट के जमींदोज कर दिया, चोटियों को खुरदरा बना दिया, खत्म कर दिया। बरसों का जो समय है वो गालों पे झुर्रियां, बालों का खत्म कर देना, दांतों को उखाड़ देना, आंखों की रोशनी खत्म कर देना, सुनाई कम देने लगना। जिस चेहरे पर आपको गुमान था वो चेहरा तो कुरूप हो चुका है। नहीं, उसके अंदर का बुद्धि बल उस कुरूपता को ढक रहा है। कलाम साहब वगैरह सब उसी के परिचायक थे। जवानी में तो हर कोई गदराया रहता है, बुढ़ापे में गदरा के दिखाओ। बुढ़ापे में वो गदराएगा जो बुद्धि बल में अव्वल रहेगा। ठीक है, तो पिछड़ा वर्ग भी हमारा एक नियतिवाद मान लिया बेटा है। बहुत खतरा हमारे देश में। जो पिछड़े थे आरक्षण के भरोसे रहे और यह भूल गए कि आरक्षण तो 87%।
क्यों भाई? 27 में 28वां हम हो गए तो तब भी तो जगह नहीं मिलेगी। नहीं, जिन लोगों को लगता है कि ओबीसी में है हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, आप उत्तराखंड के आरओ के मेरिट देख लीजिए, जितना जनरल का है वही ओबीसी का है। जिनको लगता है कि महिलाओं की वजह से हम सेलेक्ट हो जाएंगे, आप मेरिट देख लीजिए। भाई जब सबके पास अवसर हैं, सबके पास सुविधा है, तो यहां जात पात से मतलब क्या है? सब आगे बढ़ेंगे। जिन महिलाओं को, जिन लड़कियों को सुविधा है, वो क्यों नहीं लड़कों के बराबर मेरिट लाएंगी? आईएएस में जाइए, 4-4 लड़कियां एक साथ टॉप कर देती हैं। तो लड़कियों के रिजर्वेशन से क्या हो जाएगा भाई? मतलब रिजर्वेशन में लड़कियां होकर के इस बात के लिए इत्मीनान न करें कि उनको बड़ा सुविधा मिलने वाला है। उसके भीतर भी तो बहुत सारी सुविधाओं के कारण लोग बेहतर पढ़ रहे हैं ना। सिविल सर्विसेज में जो ओबीसी का 27% रिजर्वेशन है, या अपने उत्तराखंड में आपने आरओ का अभी प्रीलिम्स का रिजल्ट देखा, डिट्टो सेम टू सेम, तनिक मात्र भी अंतर के साथ नहीं। जनरल और ओबीसी की मेरिट एक है। क्यों? ईडब्ल्यूएस को आपने रिजर्वेशन दिया, क्या वो बहुत पीछे रहते हैं क्या? राजस्थान में आरएएस में चले जाइए, ओबीसी की मेरिट जनरल से ज्यादा रहती है। एससी एसटी का मेरिट बताइए, क्या 4 किलोमीटर का अंतर है? वहीं अगल बगल। अब चाहे आप जनरल हो, एससी एसटी हो, वुमेन हो, बहुत मायने नहीं रख रहा है। सब लोग मेरिट को टांग दे रहा है। कारण बुद्धि बल सुविधा, वो 100 साल पुराना भारत समझ रखा है आपने। ये 62 का भारत नहीं है बेटा। चाइना को हम लोग बोलते हैं ना, 62 का भारत नहीं है। छाती पे कूट देंगे तुम्हारे। 24 का भारत, 62 का नहीं है। क्यों कहते हैं? तो 100 साल पुराना भारत नहीं है, अब का भारत। यहां जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, बीसी हो, डब्ल्यूएस, किसी को भी रिजर्वेशन मेरिट टांग देता है। आप वुमेन होने के नाते जो रिजर्वेशन हो तो आपको मिलेगा, बट आप अपने को सिर्फ ये सेफ्टी गार्ड मत समझिए। मेरी टांगनी पड़ेगी। एससी में है आप सेफ्टी गार्ड में, मेरी टांगनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत अंतर नहीं है। तो पिछड़ा आयोग का क्या फायदा है? जैसे एससी एसटी आयोग ने कुछ इनके कंप्लेंट समस्याएं सुनी, वैसे पिछड़ा आयोग में। तो क्या ये संवैधानिक बॉडी है? आइडिया है किसी को? हाँ जी विदुत, पिछड़ा आयोग क्या है? संवैधानिक बॉडी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, लेजिस्लेटिव बॉडी? क्या दिमाग में आता है? 340 में तो आपने कहा था कि एक पिछड़ा आयोग बनाना चाहिए, लेकिन बॉडी क्या संवैधानिक है? ये तो आपने लिखा, जैसे हमने कह दिया कि कल आपको आना चाहिए, तो आपको आना संवैधानिक है कि असंवैधानिक है? यह मतलब कार्यकारी है। लाइन लिखो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ब्रैकेट में लिखना एनसीबीसी, याद रखते जाना बच्चा। एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी was initially constituted by the central government। जब आप निबंध लिखेंगे ना, निबंध लिखेंगे जब,
और इस तरीके के सामाजिक विषय होंगे तो जो आजादी से जोड़ के तमाम चीजें कही गई, यही सब लिखने में नंबर मिलते हैं। हम तो वही बात आपको समझाते जो हम लोग लिखते थे। आपको मैंने क्या बोला कि आईएएस किताब नहीं है यार, किताब एक आधार है सिर्फ। जैसे ये जमीन जो है ना, इस मकान का आधार है, जमीन ही मकान नहीं है। सामने एक प्लॉट खाली है, मकान बोलेंगे आप उसको? जो प्लॉट है वो मकान नहीं है, मकान का आधार है। जो किताब है वो क्या है? किताब आपका ज्ञान नहीं है, किताब ज्ञान का आधार है। और उससे कनेक्टेड चीजें अगर आप नहीं जोड़ेंगे तो सिविल सर्विसेज तैयारी नहीं होगी। एक भी सवाल मुझे बताओ और कहो कि इस किताब से सवाल आया था। कोई किताब लाओ, पूरी दुनिया से कोई किताब खोज के लाओ और सिविल सर्विसेज का सवाल उसमें दिखाओ मुझे। एक सवाल दिखा दो यार। 150 सवाल जीएस का आता है प्रीलिम्स में, अब 20 सवाल जीएस में आता है अलग अलग सेक्शन में। उसका हूबहू कहीं कि ये सवाल यहां लिखा था। आप पढ़ते हैं, अभी आपने पिछला सैटरडे को पीछे टेस्ट दिया, पढ़ाते क्या है पूछते क्या है, देखा नहीं आपने? हाँ आपने आपने गौर किया कि नहीं कि मैंने पढ़ाया क्या, अब पूछा क्या? अरे जो हम पढ़ाते हैं वो तो बेस्ड ऑन बुक हो गई, लेकिन जो समझाते हैं ना, जो समझाते हैं ना, वो उसी के आधार पर अपनी फिलॉसफी है जो सिविल सर्विसेज से कनेक्ट करती है। और जब प्रश्न पत्र बनाते हैं तो वो फिलॉसफी उसमें इंक्लूड रहती है। तुम नोट्स पढ़ते रहते हो, सवाल कुछ और आया रहता है। नोट्स में तो तुम जो किताब में लिखा है, जो शार्टिंग हो सकती है, जो उसका एप्लीकेशन है, जो उसका इंटेंसिव एनालिसिस है, जितना जरूरी है वो नोट्स में बनवा दिया। लेकिन इसके आधार पे छलांग लगाओ। अगर तुमको 10 फीट की ऊंचाई पे पहुंचना है, चला 10 फीट की ऊंचाई पे पहुंचना है तो कितने फीट की सीढ़ी चाहिए? हाँ, 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए कितने फीट की सीढ़ी चाहिए? सिखा बताओ विदुषी। 10 फीट। क्यों 10 फीट? 10 फीट की चाहिए। 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए 10 फीट की सीढ़ी चाहिए। यह आपका क्या हुआ? सिर्फ इतना ही ज्ञान हुआ। 10 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए अगर मैं 6 फीट की सीढ़ी लगाऊं तो बाकी मेरी हाइट भी तो है। यह सिविल सर्विसेज की फिलॉसफी हुई कि 10 फीट की ऊंचाई के लिए 10 फीट की सीढ़ी नहीं चाहिए, 10 फीट की ऊंचाई के लिए 6 फीट की सीढ़ी चाहिए, बाकी 4 फीट हम अपने आप तय कर लेंगे। ठीक वही है कि किताब में जो लिखा है वो 6 फीट है और हाइट 10 फीट ले जानी है, तो वो 4 फीट हम होंगे। हमारे तर्क, हमारी सामाजिकता, हमारी थिंकिंग, हमारे थॉट। इसलिए तुम क्या करोगे? थॉट मैनेजमेंट में काम करोगे, फिलॉसफी मैनेजमेंट में काम करोगे, रिलेवेंसी मैनेजमेंट में काम करोगे, इंटेंसिव एनालिसिस में काम करोगे, कंसेप्ट में 2 को 4 करने में काम करोगे, तो सिविल सर्विसेज होता है। तो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो 6 फीट है और हाइट सिविल सर्विसेज की 10 फीट है। वो 4 फीट की यात्रा तुम्हारी अपनी शरीर है। 6 फीट पर खड़े हो जाओ, बाकी तुम पहुंच जाओगे। तो उतना ही काम करता है ये किताब। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, गड़बड़ा गया ना, गड़बड़ा गया ना कि 10 फीट की हाइट के लिए 10 फीट की सीढ़ी चाहिए। अगर 10 फीट की हाइट के लिए 10 फीट सीढ़ी चाहिए तो ये वही बात हो गई कि जो पढ़े किताब में वही सिविल सर्विसेज में आए। वही नहीं, कोई सवाल नहीं आता एथिक्स का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, किसी भी यार कहीं पर चले जाओ, क्या क्या गिनाऊं मैं।
एक भी सवाल हूबहू दिखाओ हमको। ये 10th का परीक्षा आएगा, किताबें सब छपा रहे। 21 साल के गबरू जवान हो गए और ग्रेजुएट हो, हाँ, टेंडेंसी ऑफ फिलॉसफी चेंज नहीं हुई एज के साथ। तो 6 फीट की सीढ़ी लगाओ और 10 फीट की दूरी नापो, छत का जाला निकाल दो। और 10 फीट की सीढ़ी पे तुम 10 फीट नापने के लिए चढ़ोगे तो छत नहीं आ जाएगी? हैं? कैसे खड़े होगे? बकवास कर रहा है। क्या है यार तुम लोग यार। भाई साहब बेइज्जती तक तो ठीक है, बेइज्जती के नीचे चले जाते हैं यार तुम लोग। भाई कोई सरेआम बेइज्जती थोड़ी मोड़ी कर दे तो चलो ठीक भी है, वो रात दिन बेइज्जती कर रहा है। ऐसा क्या गुनाह हो गया? ठीक है, तो जो हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, वो 4 फीट आगे वाला जो सीढ़ी छोटी किए हैं तो 4 फीट 10, तो आप चकरा जाते हैं। तो जो लोग थोड़े से उसमें से चीज को निकाल लेते हैं वो ज्यादा सही कर लेंगे। है समझ में? लिखो, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस NCBC was initially constituted by the central government under the NCBC Act 1993. ठीक है, एक्ट 1993। कॉन्स्टिट्यूशन 102 यानी 102 सेकंड 102nd amendment also replaced the NCBC Act 1993। संविधान के 102वें संशोधन ने NCBC एक्ट 93 को भी निरस्त कर दिया। लाया तो गया बट ये निरस्त कर दिया गया। द अमेंडमेंट स्टेटस the amendment status that the president may specify the socially and educationally backward classes in the various states एंड यूनियन टेरिटरीज। संशोधन में कहा गया है कि वेरियस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, संशोधन में कहा गया है कि अरे यार तो ऑनलाइन पढ़ लिया होता ना, वो ऑनलाइन, उसको बोलो मैं एक्सेस भेजता हूं। हाँ बोल दो, सो रहा होगा क्या? हाँ कल बोल देना कि नहीं आएगा तो हम ऑनलाइन दे देंगे ना, लिटिल पढ़ तो लेगा। हाँ ये ध्यान ही नहीं आया है ना, मजे ले रहा हूँ लेट के। हाँ गए काम से करवाए कुछ और। हाँ उसको 6 फीट की सीढ़ी चाहिए, 10 फीट पे चढ़ गया। लिखो क्या लिखा? संशोधन में कहा गया है कि विभिन्न राष्ट्रपति विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी करता है बेटा, सुनो, SC ST में भी राष्ट्रपति डायरेक्शन देते थे, बैकवर्ड में भी राष्ट्रपति डायरेक्शन देते। तू हंस क्यों रहा है? क्या बात? आज तो मुस्कुरा रहा है, कुछ
कुछ हुआ है इससे विदुषी, पता कर। हाँ, क्यों हंस रहा है ये? लिखो आगे। ही में डू दिस इन कंसल्टेशन, he may do this in consultation with the governor of the concerned state। वह संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति कोई भी निर्देश दे सकते हैं, गवर्नर के सलाह पर कोई काम इस तरीके से करेंगे उस स्टेट विशेष के लिए। हाउएवर, हालांकि अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट विल बी रिक्वायर्ड, if the list of backward classes is to be amended। हालांकि यदि पिछड़े वर्गों की सूची में संशोधन करना है तो संसद के कानून की आवश्यकता होगी। मैं आयोग की बात बता रहा हूं। देखो बच्चा, दो पढ़ाई इसमें रहती है। एक आयोग है, वो क्या करेगा, जैसे हर आयोग का एक नेचर है, एक फंक्शन है और कुछ उसके चैलेंजेस हैं, फिर उसका अपना एक सजेशंस वगैरह। उसी तरीके से पिछड़ा आयोग भी है। एक होता पिछड़ा आरक्षण, पिछड़े वर्ग को देना। ये वर्ग है, आयोग है, आरक्षण नहीं है। हम आरक्षण नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आयोग की कहानी बता रहे हैं आपको। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे फंक्शन ऑफ द एनसीबीसी। ऐश्वर्या समझ में आ रहा है ना? तुम बहुत सीरियस से लगने लगी मुझे 2-4 दिन से, क्या कारण है? हा? नहीं, पहले की तुलना में थोड़ा ऐसा ना तेजी से ना बदलो यार। क्यों रुचि? तो ठीक है ना, लिखो। खुश रहा करो, अभी तो खुश रहोगे तो बहुत जल्दी जल्दी सब होगा। हाँ, देखो विदुषी को हमेशा खुश रहती है। हाँ, विदुषी हमेशा खुश रहती है। परीक्षा के दिन भी पढ़ने आ जाती है, इतनी खुश रहती है कि 10 बजे पेपर है या 9 बजे तक पढ़ रही है। हाँ? नहीं, तुम लोग एग्जाम यहां से देने नहीं गए हो? हाँ, एक आध दो। एनसीबीसी लिखो, फंक्शन ऑफ द एनसीबीसी। ऐसा है बेटा, चाहे लैंग्वेज का कमीशन हो, चाहे एससी का हो, चाहे एसटी का हो, चाहे ओबीसी का हो, इन सबको वर्ग विशेष को लेकर के काम करना है। क्योंकि हम एक इंटेग्रल थॉट, इंटेग्रल अपॉर्चुनिटी के साथ चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो जो कमीशन है उसकी ड्यूटी है कि आप उस क्लास विशेष में जा कर के उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो कि उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, उसको लेकर के आप काम कीजिए। जैसे मेरा काम आपको पढ़ाना है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन ऑफ द प्रयास आईएएस। अब फंक्शन में कई फंक्शंस हैं। फंक्शन के तरीके, वही कपड़ा धोना है, ये तो एक सटीक शब्द हो गया। लेकिन कोई कपड़ा जो है 2 धो के रह गया, वो भी कपड़ा ही धोया है। कोई कपड़ा जितने गंदे थे पूरा धो दिया, वो भी कपड़ा धोना है। तो ऐसे आयोग जो है वक्त के साथ रिलेवेंस को समझना। अगर आप रिलेवेंसिव तब हैं जब जरूरत के हिसाब से आप खरे उतरे हो। तो एक कमीशन तो आया था काका कालेकर का, अब तक 2 कमीशन आ चुके हैं। तो काका कालेकर का जो कमीशन था 1953 में, उन्होंने भी बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया कि व्हाट डू मीन बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है,
तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े थे वो बैकवर्ड थे, आर्थिक नहीं, सामाजिक और शैक्षणिक। ठीक है। बीबी मंडल आए 77-78 की बात है, 1977-78 में, तो उनकी एक रिपोर्ट आई, उनका नाम है पूरा बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। उसमें भी तब तक काफी वक्त हो चुका था, तो वहां पर भी उनके क्लासिफिकेशन में कुछ नए एस्पेक्ट क्रिएट हुए, और वहां पर अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत सही हो जाता है। हाँ, छींक जो है बेटा, मैं तो बता रहा हूं कि अगर यहाँ ट्रेन का बोगी खड़ी कर दो और छींक मार दो डोई वाला तक, बिना मतलब के चली जाएगी, इतनी स्पीड होती छींक में, है ना। तो छींक से एक बार थोड़े शरीर में थोड़ी तरंगे आ जाती हैं, अच्छा है कभी कभी छींकना। हाँ हाँ जी, क्या हो सकता है? डेथ हो सकते हैं। हाँ हाँ, होगा, एक अपवाद तो हर चीज का होता है। हाँ, कब? छींकते समय दिल काम नहीं करता उस टाइम? अच्छा, वैसे पढ़ा कहीं आप लोगों ने? अच्छा, दिल वो तो क्षणिक हुआ, हाँ, हल्का टाइम, जब तक वो है ना, थोड़ी देर के लिए और हो जाए तो फिर तो। और छींक रोकने से मृत्यु हो सकती है। बड़ा सही है, हिंदी बोल रहा है तुम तो ये इसकी फिलॉसफी, इसका साइंस क्या है, थोड़ा समझाएगा? ये नहीं लिखा था। ओके, कि छींक रोकने से मृत्यु हो सकती है, और छींकने से टाइम, दिल क्षण भर के लिए, कोई क्षण होगा, सेकंड का 100वां हिस्सा बंद हो जाता होगा, जिसको गिनती में नहीं आता। ठीक है, अब लिखिए ये भी नॉलेज है ना। तो वही 27% रिजर्वेशन लाया था ओबीसी का। ठीक, तो वो तो कमीशन का काम है कि जो कहीं पर कोई सुझाव दिया, सरकार है, राष्ट्रपति मान गए, चलो रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति उसको आगे बढ़ाएगा, देखा कि भाई दे दो आरक्षण, तो जिसको समझ में आए दे दिए। लिखो, इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटर मैटर्स रिलेटेड टू provides for socially and economic backward classes. लिखो, backward classes under constitution or any law or government order. Constitution or any law or government order. संविधान या किसी कानून या सरकारी आदेश के अंतर्गत, संविधान या किसी कानून या सरकारी आदेश के अंतर्गत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, आप लोग अंग्रेजी में लिख लिए हैं कि नहीं? इन्वेस्टिगेशन एंड मॉनिटर प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों में संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ और गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, लिख लिया बच्चा? नेक्स्ट, दिमाग में बैठा लेना, सुनो कि पिछड़ा कौन है देश में, कौन है पिछड़ा बेटा? सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली नहीं। बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन इसी बिहाफ पे मिला है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े होने के। आगे लिखें, इवेलुएट द वर्किंग ऑफ सच लीगल सेफगार्ड्स, इवेलुएट द वर्किंग ऑफ such legal safeguard provided for the socially and
एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए प्रदान किए गए ऐसे कानूनी सुरक्षा उपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना। असल में कोई भी वर्क सिस्टम है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए काम कर रहा है, तो उस पर भी ओबीसी का जो आयोग है, बैकवर्ड क्लास, उस पर भी वो काम करेगा, मूल्यांकन का काम करेगा कि आप कर क्या रहे हैं। जैसे मैं कहूं कि मेरा काम क्लास में लेक्चर देना, एक काम हो गया। दूसरा मैं कहूं कि जो असाइनमेंट आप लिखते हैं उसका इवेल्युएशन करना, यानी जो आप घर पे काम करते हैं, जो क्लास में करते हैं वो तो कर ही रहे हैं, जो घर में करते हैं उसका भी मूल्यांकन करना है कि क्या कर रहे हैं। वही बात यहां पे है। नेक्स्ट है inquire into specific complaints with respect to deprivation of rights and safeguard of backward classes, पिछड़े वर्ग के अधिकारों और सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंध में, है ना, वंचित होने के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। कोई शिकायत है तो जांच करेगा उसकी। आगे लिखें, सजेस्ट measures to be taken by union or states for the effective implementation संघ या किसी राज्य के तहत उनके प्रभावशाली क्रियान्वयन का या एक लाइन ऐसा भी लिख लें, दोज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज सेफगार्ड्स एंड अदर मेजर्स फॉर द प्रोटेक्शंस, सेफगार्ड्स एंड अदर मेजर्स ऑफ द प्रोटेक्शन। संघ और किसी भी राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, और सलाह देना। ठीक है, आगे लिख लीजिएगा, प्रेजेंट्स एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है ना, क्या लिखा बच्चा? प्रेजेंट्स एनुअल, वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस दिशा में बेटा क्या काम हुआ है, उसकी वार्षिक रिपोर्ट को पेश करना। ये आपने सरसरी नजर से इसको थोड़ा समझ लिया। इसके पावर्स को देखेंगे, पावर ऑफ एनसीवीसी। इसका जो पावर है ना बच्चा, वो जो है सिविल कोड जैसा ही है, अकॉर्डिंग टू सिविल कोड। अब ज्यादा डिटेल नहीं लिखाएंगे, कोई लिखा चुके हैं, सेम वैसा ही है कुछ जैसे उसका है ना।
हाँ, आप एक काम करें, आप सेम टू सेम कर लीजिए। किसका? SC ST वाले का। ठीक है, सेम टू लिख लो, SC ST की तरह, कोई ज्यादा चेंज नहीं है, लिख दोगे हो जाएगा, है ना। एक पढ़ो, बाकी काम आसान हो जाए, है ना बच्चा। आगे हेडिंग बनाओ, 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। एक 105वां संविधान संशोधन। इस समय क्लास में कौन कौन है, फटाफट लिख दो बेटा। तो यस सर लिख दे। आज तुम दिख नहीं रही हो क्या? वो क्या नाम है, हर्षिता, हाँ, वैष्णवी, खुशी, लिखो कौन कौन है क्लास में। क्या लिखा?